स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड कैसे ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, आज का पॉइंट है, लिखो स्पीड ऑफ साउंड, या फिर इसी को बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड ऑफ साउंड बोल दो या लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बोल दो, इसके स्पीड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसका फॉर्मूला आया, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो। अब इसमें v क्या है, v इज स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद E क्या है, E है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरी जो चीज है रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब हमेशा याद रखना, जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ एनी वेव भी चलेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली हम इसका ही डिस्कशन करेंगे। आप स्पीड ऑफ एनी वेव या स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। जो स्पीड है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पर, मतलब मीडियम कैसा है इस पे स्पीड डिपेंड करती है। ओके, और प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम लाइक विच प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी एंड सेकंड वन डेंसिटी, अब इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो शेप चेंज होना, और फोर्स निकालने के बाद पहले शेप जैसा था वैसा हो जाना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और डेंसिटी मतलब कितने ज्यादा पार्टिकल हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो होता क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो, जब भी कोई वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, स्पीड और वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ओके, तो फॉर एनी मीडियम किसी भी मीडियम के लिए स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस, या फिर ऐसे बोलेंगे हम, when wave travel from one medium to another medium, when sound बोल देंगे, चलो when sound travel किसी भी वेव के लिए अप्लाई हो सकता है, when sound travel from one medium to another medium, मतलब समझो पानी में से हवा में चला गया, ठीक है ना। तो when sound travel from one medium to another medium, speed and wavelength changes, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये तो पता होगा कि मीडियम में से वेव्स जा रहे हैं, मतलब या फिर मीडियम में से साउंड वेव्स जा रहे हैं, मतलब कंप्रेशन रेयरफैक्शन जा रहा है। तो जब मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन, उसके आगे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। कंप्रेशन पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और रेयरफैक्शन पे प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो अब V इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाय रो। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो, लिख लिया आपने। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गिवन बाय V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो, वेयर E इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो, तो अब सीधी सी बात है, देखो किसी मीडियम की कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर ज्यादा होगी तो उसके अंदर से स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो आइए क्विकली हम क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए स्पीड ऑफ साउंड कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो, 3 मीडियम है हमारे पास, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो बेसिकली होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस। तो इससे होना क्या चाहिए, अब देखो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम।
तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब सॉलिड में साउंड की स्पीड कम होनी चाहिए। तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, तो आना क्या चाहिए, स्पीड इन सॉलिड इज लेस देन स्पीड इन लिक्विड इज लेस देन स्पीड इन गैस। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड शुड बी लीस्ट इन सॉलिड, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच हायर देन स्पीड इन लिक्विड, मच हायर देन स्पीड इन गैस। तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो जनरली ये होता है 5100 मीटर पर सेकंड ऑर्डर का, ये होता है 1700 मीटर पर सेकंड, और ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्यों हुआ? तो क्या फिर ये फॉर्मूला गलत है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो होता क्या है, भले ही सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो, लेकिन देखो अब जो स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल, दैट इज इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। अब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड शुड बी लेस होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब मीडियम में जैसे ही कंप्रेशन फॉर्म हुआ फट से उसका कन्वर्जन रेयरफैक्शन में हो जाएगा। तो जितनी जल्दी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेंगे, अब जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा हो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन तो जल्दी बनेंगे ना। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जल्दी बढ़ रहे हैं, मतलब साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा होती है और इलास्टिसिटी ऑफ गैस बहुत कम होती है। तो ये इतनी ज्यादा होती है कि डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज वेरी मच हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। समझ में आया? तो भले ही डेंसिटी ज्यादा हो सॉलिड की और इनवर्स रिलेशन होने के कारण स्पीड को कम होना चाहिए, लेकिन सॉलिड की इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने डेंसिटी का इफेक्ट कुछ मायने नहीं करता, और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया? सिंपल है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड की इलास्टिसिटी भी तो ज्यादा होती है, और ज्यादा होना दोनों बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि डेंसिटी का इफेक्ट हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेंसिटी का जो इफेक्ट होगा इलास्टिसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए नेट बढ़ जाएगा। तो इलास्टिसिटी, तो सॉलिड में होगा क्या, सॉलिड में इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम होगी। लेकिन ये जो डेंसिटी बढ़ने की वजह से स्पीड कम हो रही है, ये कम होगा, लेकिन इलास्टिसिटी बढ़ने की वजह से स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत बढ़ना और थोड़ा कम होना, तो नेट क्या हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ज्यादा होने के कारण स्पीड कैसे होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके। तो जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, क्यों? बिकॉज सॉलिड की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, हमारे पास 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, E या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज यंग्स मॉडुलस। अब कई बुक में इसको कैपिटल Y ऐसा पढ़ते हैं, कई बुक में इसको गैमा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको Y की तरह पढ़ूंगा, ओके। मेरे टीचर ने मुझे Y पढ़ाया तो मैं Y पढ़ूंगा। यंग्स मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस, और उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो दिस इज माय यंग्स मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस ऑफ शेप, ओके। दिस इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम बोलते हो सब इसको, ठीक है ना। तो और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब ये चीजें यहां पर हम डिस्कस नहीं कर सकते बेटा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जिसको आता है उसको बहुत बोर होगा, ठीक है। तो ये देखना चाहते हो तो आपको इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ काम वैसे इस चैप्टर में है भी नहीं ज्यादा। तो वी आर स्ट्रिक्टली डीलिंग विथ यंग्स मॉडुलस and bulk modulus, okay. So this is elasticity of volume, और ये जो होता है लिक्विड और गैस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, लिक्विड एंड गैस के लिए, ओके। एंड यंग्स मॉडुलस जो है स्ट्रिक्टली सॉलिड के लिए यूज होता है, इट इज इलास्टिसिटी ऑफ शेप और साइज, सॉलिड के लिए यूज होता है, और मोस्टली लेंथ के लिए यूज होता है, लेंथ जैसे कि रॉड हो,
कोई रॉड हो या कोई रेक्टेंगुलर बार हो, रॉड बार, ऐसी जगह ये यूज होता है। ठीक है, तो फॉर सॉलिड मीडियम क्या हो जाएगा, फॉर सॉलिड मीडियम के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ई बाय रो। ई इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो फॉर सॉलिड मीडियम ई इज इक्वल टू वाई, दैट इज यंग्स मॉडुलस। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाय रो, y बाय रो, वेरी y इज यंग्स मॉडुलस और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड। ओके, अब फॉर लिक्विड के पास कौन सी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो लिक्विड के लिए E आ जाएगा B, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो ये B इज बल्क मॉडुलस, B क्या होता है, बल्क मॉडुलस। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय रो। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गैसेस मीडियम के लिए, किसके लिए, गैसेस के लिए क्या होता है, देख लो। होगा इतना, चलो ठीक है। अब गैसेस के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, उसके लिए दोनों साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग व्यू रखा है और फाइनली एक साइंटिस्ट का व्यू गलत हो गया और एक साइंटिस्ट का व्यू करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें जो गलत हुआ वो है न्यूटन साहब, ठीक है ना, न्यूटन भाई, ओके, न्यूटन अंकल, ओके, द ग्रेट न्यूटन, सॉरी, ओके, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखो, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या गैस, इन एयर या गैस। अब देखो बेटा, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अब न्यूटन साहब का, न्यूटन भाई का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव, अब जो साउंड वेव होते हैं, साउंड वेव ट्रैवल, ओके, मतलब फॉर्मेशन ऑफ, अब साउंड वेव ट्रैवल हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, साउंड वेव ट्रैवल हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है। ठीक है, एक बार कैमरा चेक करने दो मुझे, परफेक्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का क्या कहना था कि साउंड ट्रैवल हो रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज स्लो चेंज इन विच जिसमें क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब पढ़ा होगा ना आपने थर्मोडायनामिक्स में, द प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत आसान है यार, आइसो मतलब सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस, ये न्यूटन भाई का कहना था, न्यूटन सर का कहना था कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अब सबको पता है इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ। क्या होता है, बॉयल्स लॉ। तो इन्होंने क्या बोला, V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय रो। वाई, बिकॉज E इज इक्वल टू B। अब ये जो B होता है, B के दो वैल्यूज होते हैं, अलग अलग होता है ये। B आइसोथर्मल के लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस होता है P, दैट इज प्रेशर, और B एडियाबैटिक। अभी एडियाबैटिक क्या है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, हीट का लेना देना नहीं होता, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक के लिए इसकी वैल्यू होती है गामा P। आराम से समझेंगे, सारी चीजें एट ए टाइम आ रही है इसलिए आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, नई चीजें सब नोट करते जाओ, समझते जाओ। सर न्यूटन ने क्या बोला कि साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और इन्होंने बोला कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनना मतलब ये स्लो चेंज है, इसमें टेम्परेचर कैसे होता है,
कांस्टेंट होता है। अब स्लो चेंज और टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका क्या रिलेशन है सर? इन्होंने क्या किया, देखो कंप्रेशन बन रहा है मतलब पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, तो पार्टिकल जब नजदीक आएंगे तो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, तो कोलाइड हो जाएंगे मतलब हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो होना क्या चाहिए था, कंप्रेशन पे टेम्परेचर ज्यादा और रेयर फ्रैक्शन पे टेम्परेचर कम होना चाहिए था। तो न्यूटन सर ने क्या बोला, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतने स्लो बन रहे हैं कि जो कंप्रेशन पे हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको टाइम मिल रहा है किस में जाने के लिए, रेयर फ्रैक्शन में जाने के लिए। और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन की हीट अगर रेयर फ्रैक्शन में चली जाएगी तो दोनों का टेम्परेचर कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये उनका अजम्पशन था, ये उनका कहना था, सर न्यूटन का कहना था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन स्लो बनते हैं। तो कंप्रेशन में पार्टिकल कोलाइड होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको टाइम मिल जाता है रेयरफैक्शन में घुसने के लिए, और दोनों का टेम्परेचर कैसे होगा, सेम होगा। तो ये कौन सा चेंज है, आइसोथर्मल चेंज है। आइसोथर्मल चेंज मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम गैस के लिए लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। ओके, इतना समझ में आया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो। फ्लूइड के लिए E इज इक्वल टू क्या होता है, B, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस यहां पे रखो, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो, B बाय रो, B इज बल्क मॉडुलस। अब जो B होता है इसकी दो वैल्यूज होते हैं, B आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है इज इक्वल टू P, और B एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है गामा P। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए B की वैल्यू P कैसे आई, और उसके बाद प्रूफ करके बताऊंगा कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा P कैसे आई, व्हाट दिस गामा, ये सब चीजें बताऊंगा। इतनी चीजें आप नोट कर लो। तो B की जो वैल्यू है बेटा, B की जो वैल्यू है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी है, P। अब न्यूटन सर ने क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज आइसोथर्मल चेंज, स्लो चेंज। कंप्रेशन पे जो हीट बन रही है उसको टाइम मिल रहा है रेयरफैक्शन में जाने के लिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, देखो, चलो बहुत फटफट बताता हूं। देखो अभी देखो, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E बाय रो फॉर गैस और एयर। E इज इक्वल टू B, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो अब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय रो, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन sound wave formation is isothermal change। तो isothermal change होगा तो B for isothermal is P। अब इसका प्रूफ देखो, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए P कैसे आया। तो देखो बेटा, B की जो वैल्यू होती है वो होती है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब मुझे ऑलरेडी माफ करो बेटा, अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात इस लेक्चर में नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है किसमें, इलास्टिसिटी में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो होती है dP, दैट इज चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूम स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहाँ पर निगेटिव साइन आता है बिकॉज डेल्टा V या dV की जो वैल्यू होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, बिकॉज प्रेशर लगाने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। ओके, माइनस dV बाय V। तो बल्क मॉडुलस आया, वॉल्यूम स्ट्रेस कितना dP, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना माइनस dV बाय V, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो वैल्यू आई माइनस V dP बाय dV। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आया माइनस V dP बाय dV। ठीक है, अब देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। okay, so we are interested in isothermal process, we have to prove B isothermal is equal to P। okay, तो for isothermal process के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज माय बॉयल्स लॉ, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा P इंटू V इज इक्वल टू K।
अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग, अब डिफरेंशिएट करते वक्त हम क्या सोचेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, के कांस्टेंट है, तो यहां पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, पहला फंक्शन p, दूसरे का डेरिवेटिव dv, प्लस दूसरा फंक्शन v, पहले का डेरिवेटिव dp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dp बाय dv। ओके, तो क्या हो जाएगा, देख लो, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो p इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन का dv इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। तो माइनस वी डी पी बाय डी वी की जगह क्या रख सकते हो, प्रेशर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हो आप। सो B इज इक्वल टू P। B मतलब बल्क मॉडुलस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना आता है, प्रेशर के जितना आता है। तो अब हुआ क्या, फिर हमारे पास जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय रो, तो फॉर एयर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू P, क्योंकि न्यूटन सर क्या बोल रहे हैं, ये आइसोथर्मल चेंज है। तो आइसोथर्मल चेंज के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, प्रेशर जितना होता है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। ठीक है, चलो इतनी चीजें लिख लो, आप लिख लो फटाफट, हो गया, इतना लिख लिया आपने। चलो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद ये फॉर्मूला से कितनी आती है वो चेक करेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग, तो कैलकुलेशन करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, एयर की डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ठीक है, तो देख लो क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज अंडर रूट ऑफ E बाय रो। E इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गैस एंड लिक्विड। गैस और लिक्विड के लिए E इज इक्वल टू क्या होता है, B, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, स्पीड V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B बाय रो। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज आइसोथर्मल चेंज। विच चेंज, आइसोथर्मल चेंज। तो अगर ये आइसोथर्मल चेंज है तो बीटा की वैल्यू आइसोथर्मल कितनी होती है, P, प्रेशर जितनी होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। तो जब न्यूटन सर ने इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू रखी, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब इसको पास्कल में कितना रखोगे, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको वैल्यूज अंदर रख दो, स्पीड के अंदर V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर कितना 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.293। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 279 मीटर पर सेकंड, 279 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है स्पीड ऑफ साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की एक्चुअल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू होती है 330 मीटर पर सेकंड, या कई बुक में क्या बोलते हैं इसको 332 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल वैल्यू ये होती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ना। अब न्यूटन सर अगर सही थे, सर आइजैक न्यूटन जी अगर सही थे, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके करीब आती, एग्जैक्ट मैच भले ही ना हो, 320 आ जाती, 340 आ जाती, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये जो एरर है अप्रोक्सीमेटली 16% का एरर है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट किया लैप्लास ने। किसने, लैप्लास ने। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखो लैप्लास करेक्शन।
तो इस फॉर्मूला में लैप्लास ने कुछ करेक्शन किया और करेक्शन के बाद जो वैल्यू आई वो अप्रोक्सीमेटली या 99% कैसी आई, सेम आई। ठीक है ना, तो हेडिंग लिखो लैप्लास करेक्शन। लैप्लास इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत सारा इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की है मैथमेटिक्स में भी। ठीक है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था सेमेस्टर 4 में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें इन्होंने डिस्कवर की है। तो लैप्लास करेक्शन, ठीक है, तो देखो लैप्लास करेक्शन से पहले एक चीज समझो, न्यूटन का क्या कहना था। सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला देखो साउंड formation is a slow process, so that heat generated at compression gets sufficient time to reach rarefaction। ठीक है, कंप्रेशन पे जो हीट बनती है वो उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है रेयरफैक्शन तक पहुंचने के लिए। तो ये फॉर्मेशन कौन सा चेंज हो गया, आइसोथर्मल चेंज हो गया। और आइसोथर्मल चेंज हो गया तो बीटा आइसोथर्मल की वैल्यू होती है P। अब ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। इस फॉर्मूले से वेलोसिटी कितनी है, 279 मीटर पर सेकंड। तो 16% का एरर हुआ, एक्चुअल कितनी थी 332 मीटर पर सेकंड। ये चीजें दिख रही है। तो ये कहना था सर न्यूटन का कहना था। अब लैप्लास जी ने क्या कहा, लैप्लास का क्या कहना था, इसने बोला कि अब लैप्लास का शुरू होगा, इसने बोला फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज अ फास्ट प्रोसेस, compression and rarefaction are forming very fastly, so that heat generated at compression does not get time to reach rarefaction। तो कंप्रेशन पे जो हीट बन रही है, क्यों बन रही है, देखो जब भी साउंड वेव ट्रैवल हो रहे हैं तो मीडियम में कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहे हैं। तो कंप्रेशन में पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो वहां पर हीट जनरेट हो रही है। तो कंप्रेशन पे जो हीट जनरेट हो रही है उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो रेयरफैक्शन में पहुंच जाए। तो हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, हीट प्रोड्यूस्ड एट कंप्रेशन does not get time to reach the rarefaction, so that delta Q change in heat is zero। तो चेंज इन हीट अगर जीरो है तो ये आइसोथर्मल चेंज नहीं है, ये एडियाबैटिक चेंज है। कौन सा चेंज है, एडियाबैटिक चेंज है। हीट अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा चेंज है, एडियाबैटिक चेंज है। तो एडियाबैटिक चेंज अगर होगा तो बीटा मतलब बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक आता है गामा इंटू पी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी के बजाय गामा पी बाय रो हो जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 333.3 मीटर पर सेकंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली मैचिंग विथ दिस प्रैक्टिकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे आया सर, बीटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा इंटू पी। तो कैसे आया प्रोसेस ये प्रूव करेंगे। चलो ठीक है, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या कांस्टेंट होता है, हीट इज कांस्टेंट। डेल्टा क्यू कितना होता है, 0 होता है। तो डेल्टा क्यू अगर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वहां पे क्या लिखा था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज वो आइसोथर्मल चेंज था। अब ये एडियाबैटिक चेंज है तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो गामा क्या होता है देख लो, गामा होता है Cp बाय CV, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सारी चीजें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये Cp Cv पे अब मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूं, वहां पर बात करेंगे, ठीक है। Cp बाय Cv या फिर गामा का एक फॉर्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाय F।
सर पटक ले रहे हो, ठीक है ना। तो एफ क्या होता है, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी सारी बातें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में करने वाले हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये एफ की जो वैल्यू होती है, एफ के अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। तो एफ हैज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। एफ की वैल्यू 3 हो सकती है, एफ की वैल्यू 5 हो सकती है, या एफ की वैल्यू 6 हो सकती है। एफ की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, मोनो एटॉमिक गैस, याद रखो, या डायरेक्ट याद रखो, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हेलियम, उसके बाद नियॉन, ऐसे जो मोनो एटॉमिक एक एटम वाले गैस है उसके लिए वैल्यू 3 होती है। अब डायएटॉमिक जो होते हैं, डायएटॉमिक लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए इसकी वैल्यू 5 होती है। और पॉलीएटॉमिक मतलब SO2 लाइक SO2 वगैरह जो होते हैं, इनके लिए कितनी होती है, 6 होती है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी एक अलग लेक्चर बनेगा, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का डिस्कशन होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोनो एटॉमिक के लिए कि एफ की वैल्यू 3, डायएटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6। तो गामा 2 वैल्यू है इसके, 2 फॉर्मूले है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1+2/F, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो CP/CV है, ठीक है। तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट आया। तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू K। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो कैसे आएगा डेरिवेटिव, पहला फंक्शन P, दूसरे का डेरिवेटिव गामा V रेज टू गामा -1 इंटू DV। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज टू n -1। तो गामा V रेज टू गामा -1 इंटू DV इज इक्वल, सॉरी, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन v रेज टू गामा, पहले का डेरिवेटिव dp इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब इस प्लस को उठाकर इधर डाल दो, क्या हो जाएगा, p v रेज टू, अब इसको क्या लिखो, सॉरी एक मिनट, ये p का p इंटू गामा का गामा, v रेज टू गामा v रेज टू -1, v रेज टू गामा v रेज टू -1 सेपरेट लिख दिया, इंटू dv इज इक्वल टू प्लस इधर जाके माइनस v रेज टू गामा इंटू dp। तो क्या होगा, v रेज टू गामा कैंसल, तो इधर क्या बचा, गामा इंटू p इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, dp डिवाइडेड बाय ये dv, और ये v रेज टू -1 इधर आके क्या हो जाएगा, v रेज टू +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया dp गामा इंटू p इज इक्वल टू v इंटू dp बाय dv, और ये जो प्लस था इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, प्लस इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। तो यहां पर माइनस भी होगा। तो ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। अरे भाई, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, ये है बल्क मॉडुलस B। तो B फॉर एडियाबैटिक कितना आया, गामा इंटू P, एंड व्हाट इज गामा, 1+2/F, ठीक है। चलो इतनी चीजें नोट करो। अब लैप्लास के फॉर्मूले से हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिटरमाइन करेंगे, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है ना, रट्टा मार लो सारे फॉर्मूलों का, ठीक है। तो देखो अब कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू कितनी आती है चेक करेंगे, ठीक है। देख लो अब, तो अगर हम लैप्लास का फॉर्मूला लगाकर स्पीड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैच करेगी, ठीक है ना। लैप्लास की जो वैल्यू है वो मैच हो जाती है, ठीक है। देख लो, अब देख लो क्या करेंगे, चलो ठीक है। तो v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या था, √E/ρ। तो फॉर गैस E इज इक्वल टू B, तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू √B/ρ, B इज बल्क मॉडुलस। According to Laplace, formation of sound in air is adiabatic change. Which change? Adiabatic change. तो अगर adiabatic change है तो बीटा की वैल्यू फॉर एडियाबैटिक क्या आती है, गामा इंटू पी, वैल्यू रख दो, v इज इक्वल टू √गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर, गामा फॉर एयर की वैल्यू आएगी 1+2/F। तो F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो
एयर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अब कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, तो हवा का मैक्सिमम पोर्शन कैसा है? डायटोमिक है। तो एयर को हम डायटोमिक कंसीडर करेंगे, एयर को डायटोमिक कंसीडर करेंगे। नाइट्रोजन भी डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक। 71% नाइट्रोजन है, 21% 79 कुछ मैक्सिमम पोर्शन जो है एयर का दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों डायटोमिक है। तो फॉर डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो एयर को हम क्या मानेंगे? डायटोमिक। क्यों मानेंगे? बिकॉज मैक्सिमम उसमें नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, दोनों कैसे? डायटोमिक है। तो एयर को हम क्या मानेंगे? डायटोमिक मानेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एयर का कितना मानेंगे? 5। तो गामा फॉर एयर क्या आ जाएगा? 1 + 2/5, 5 1 1, 5 0 0, 5 4 जा, तो गामा की वैल्यू एयर के लिए आती है 1.4। और प्रेशर कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। और डेंसिटी कितनी होती है एयर की? 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या है? इसकी डेंसिटी है। तो ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख दो। स्पीड इज इक्वल टू √, गामा की वैल्यू आई 1.4, प्रेशर 1.01 × 10⁵ डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.293। जब हमने इसको जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो थी 331 देख के लिख रहा हूं मैं भी, 331 पॉइंट किधर गया बे? 331.3 मीटर पर सेकंड। तो दिस वैल्यू इज मैचिंग एक्यूरेटली 331.3, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू क्या है? 332 मीटर पर सेकंड। आपको कैसे पता लगा सर 332 मीटर? हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया, साउंड को जनरेट किया, कितना टाइम लगता है देखा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया देखा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये वैल्यू ज्यादा मैच हो रही है। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि जो न्यूटन का कहना था रिगार्डिंग साउंड वो गलत था, और लैप्लास भाई हमारे ज्यादा सही थे इन केस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, इतनी चीजें लिख लो। चलो, तो पूरी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज v इज इक्वल टू √E/ρ। सो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एयर। तो सबसे पहले एफर्ट किया न्यूटन सर ने। तो न्यूटन भाई, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन का क्या कहना था कि जो फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव है या प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इट इज अ स्लो प्रोसेस। विच प्रोसेस? स्लो प्रोसेस है ये। फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इज अ स्लो प्रोसेस। तो कंप्रेशन पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको टाइम मिलेगा रेयरफैक्शन में ट्रैवल करने के लिए। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो जो E होगा वो बीटा होगा, बल्क मॉडुलस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए B क्या होता है? P होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा √P/ρ। अब प्रेशर और डेंसिटी की जब वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये आएगी 279 मीटर पर सेकंड, विच इज नॉट मैचिंग विथ आवर आइडियल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड। तो लैप्लास ने इसमें क्या किया? करेक्शन किया। उसने क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस। विच प्रोसेस? फास्ट। तो फास्ट प्रोसेस होगी तो कंप्रेशन पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको टाइम नहीं मिलेगा रेयरफैक्शन में ट्रैवल होने के लिए। तो ये हो जाएगा एडियाबैटिक चेंज। विच चेंज? एडियाबैटिक चेंज। तो एडियाबैटिक चेंज अगर होगा तो इसमें हीट कांस्टेंट रहेगी, हीट इज कांस्टेंट। तो हीट अगर कांस्टेंट रहेगी तो जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बीटा था वो बल्क मॉडुलस हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा × P। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू √P/ρ। अब एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 + 2/f। तो एयर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए F कितना होता है? 5। तो गामा फॉर एयर आ जाएगा 1.4। तो गामा की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू जब हमने पुट की तो वैल्यू आई 331.3 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑलमोस्ट मैचिंग विथ आवर आइडियल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए आप? समझ गए? चल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, where P is प्रेशर, खटाखट लिखो, P is प्रेशर, V is वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम
n क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, r क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो केल्विन में का टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारे पास आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, कैपिटल T मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो कैपिटल R गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है उसका एक फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास को मानेंगे स्मॉल m और मोलार मास को मानेंगे कैपिटल M। ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो PV इज इक्वल टू छोटा m बाय बड़ा M इंटू RT। जल्दी जल्दी बोलो, P प्रेशर, V वॉल्यूम, M गिवन मास, कैपिटल M मोलार मास, R गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन का टेम्परेचर। ठीक है, ये वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी रो, तो P इज इक्वल टू रो RT बाय M। इस रो को इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू RT बाय M। नोट, स्मॉल m गिवन मास, कैपिटल M मोलार मास। ओके, तो P बाय रो की ये वैल्यू आई। तो हमारा जो इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड का वो है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडेड बाय रो। तो P बाय रो की जगह क्या रख सकते हो, RT बाय M। तो वेरी फेमस इक्वेशन, गैमा का गैमा, P बाय रो की जगह क्या रखो, RT डिवाइडेड बाय M। तो आइडियल गैस के अंदर स्पीड कितनी है, गैमा RT बाय M, वेयर गैमा इज 1 प्लस 2 बाय F। F को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके 3 वैल्यू याद करो, 3, 5 और 6। 3 किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हेलियम, नियॉन, ऐसे। 5 किसके लिए, डाई एटॉमिक गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और 6 किसके लिए, पॉली एटॉमिक गैस लाइक SO2, NH3, ऐसे। ठीक है, तो ये F की वैल्यू है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, VRMS जो होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M। M इज मोलार मास। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ गैमा RT बाय M। ओके, तो 3RT बाय M, 3RT बाय M कैंसल, तो ये आ जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाय गैमा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, इतनी चीजें हो गई। ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने, सब कुछ लिख लिया। ओके, चलो अब लिखो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। लिखो, नया पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ, क्यों, फैक्टर अफेक्टिंग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर का है। ठीक है, किसका है, टेम्परेचर का है। ठीक है, तो अभी क्या लिखोगे पॉइंट आप, इफेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा टेम्परेचर। क्या आएगा, टेम्परेचर। लिखो, सबसे पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, देखेंगे। सो वी हैव फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा RT बाय M। इसमें गैमा कैसे है, कांस्टेंट, R कैसे है, कांस्टेंट, M मोलार मास गिवन गैस के लिए कांस्टेंट होगा। तो गैमा R
डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। अब इस सब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाय t2। v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाय t2। ठीक है, अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं और उसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो फॉर स्मॉल चेंज कितना, अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, फॉर स्मॉल चेंज अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर increases velocity, speed of sound by 0.61 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप टेम्परेचर एयर का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, कब तक, जब इंक्रीज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितने से बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। अब इसी को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस, स्ट्रिक्टली नोट करना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, या टी बोल दो, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, सारे टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो मान लो अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या मान के चलेंगे, 332 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो वेलोसिटी एट t डिग्री सेल्सियस विल बी 332 प्लस 0.61 इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है 1, तो 332 से कितना बढ़ जाएगा, 0.61 से। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड साउंड की कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो स्पीड कब तक बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी, 0.61 से बढ़ेगी हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आपका डेल्टा टी कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज करना, v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाय t2। और इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर कम है, कहां तक है, 25 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या प्रूफ है, इसको प्रूफ करेंगे। इतनी चीजें लिख लो, अब इसको प्रूफ करेंगे। लिख लिया आपने, लिख लिया, चलो इसको प्रूफ करेंगे। मतलब स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमने क्या देखा कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। ओके, सो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t इज टेम्परेचर इन केल्विन। So velocity at t डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी टेम्परेचर एट t डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बिकॉज केल्विन में टेम्परेचर है ना, तो t डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे तो क्या होगा, t प्लस 273, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे तो 0 प्लस 273, सिंपल। ओके, तो स्पीड एट t डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस होती है 332 इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिखूंगा, रेज टू द पावर 1/2, क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे, t बाय 273 प्लस 273 बाय 273, ये हो गया कैंसल। तो v एट t डिग्री सेल्सियस, ये 332 को इधर भेज दो, 332 इन ब्रैकेट, ये 1 को पहले लिखो, प्लस t डिवाइडेड बाय 273 रेज टू 1/2। अब हमारे पास बायोनॉमियल एक्सपांशन होता है, 1 प्लस x रेज टू n, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम 1 प्लस nx, लेकिन कब लिख सकते हैं, when x इज वेरी 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 लेस देन 1। अगर x 1 से कम है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x के जगह यहां पर क्या है, t बाय 273,
तो T बाय 273 की वैल्यू अगर 1 से कम लानी है, T बाय 273 की वैल्यू, T मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 0 मान लिया हमने, T क्या है, टेम्परेचर, तो T बाय 273 की वैल्यू अगर 1 से कम लानी है तो T या फिर इसको हम बोलेंगे डेल्टा T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक की चलेगी। तो ये 25 अगर रहेगा तो 25 डिवाइड बाय 273 कम वैल्यू आएगी उसकी, तो कम वैल्यू आएगी तभी तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया क्यों ये फॉर्मूला सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस तक ही एप्लीकेबल है? बिकॉज ये अगर शॉर्टकट फॉर्मूला या फिर अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल एक्सपांशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर आपको यूज करना है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कम आने के लिए ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, या जिसको हम टी बोल रहे हैं, वो 25 या 25 से कम होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो 25 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स, तो इसका 1 प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा, V एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 332 इन ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स 1/2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 273, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, V इज टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 332 प्लस 332T डिवाइड बाय 546। तो ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो स्पीड एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 332 प्लस ये दोनों का डिवीजन जो है क्या आ जाएगा, 0.61 इंटू टी, वेयर टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर विच शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड कितने से बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस विल बी वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 into t. So this will be the equation. Okay. So this is all about effect of temperature. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, चलो अब सेकंड फैक्टर देखेंगे। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट समझ में आया, टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन कैसा है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ जाती है। ओके, अब देखेंगे सेकंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं, आप प्रेशर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, स्पीड पर प्रेशर चेंज का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रेशर चेंज डज नॉट इम्पैक्ट, मतलब वो कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं, इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो प्रेशर बढ़ाओ घटाओ स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर चेंज करना जरूरी है, प्रेशर चेंज करने से स्पीड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या प्रूफ है सर, देखो, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो। तो यहां से तो सर ऐसे दिखाई दे रहा है हमें, गामा और डेंसिटी अगर कांस्टेंट मान ले तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो P बढ़ाओगे तो V बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इस स्पीड के फॉर्मूले में 2 वेरिएबल है, प्रेशर और डेंसिटी, और प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल नजदीक आएंगे, पार्टिकल नजदीक आएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी भी बढ़ेगी। इसके अपोजिट प्रेशर घटाने पर डेंसिटी भी घटेगी। तो बढ़े हुए क्वांटिटी से बढ़े हुए क्वांटिटी को डिवाइड किया तो कांस्टेंट आंसर आएगा। तो न्यूमरेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, नेट इफेक्ट 0। न्यूमरेटर भी घटा, डिनोमिनेटर भी घटा, नेट इफेक्ट 0, कांस्टेंट। तो भले ही P बढ़ाने पर रो बढ़ रहा है लेकिन उनका रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, P घटाने पर रो घटेगा, उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, और दोनों का रेशियो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से स्पीड भी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसका और एक इक्वेशन है, P बाय रो के जगह हम क्या रख सकते हैं, RT बाय M। इस इक्वेशन से अच्छा समझ में आएगा,
इसमें दो दो वेरिएबल थे, प्रेशर और डेंसिटी। अब इसके जगह अगर ये रख दिया तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। अब इस फॉर्मूले में नो प्रेशर इज प्रेजेंट, प्रेशर है ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो प्रेशर का स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ। अब ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अच्छा है, क्यों? बिकॉज इसमें दो वेरिएबल है, प्रेशर और डेंसिटी, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ टेम्परेचर। गामा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, गामा 1+2/f, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, 5, 6, 3 मोनो एटॉमिक के लिए, 5 डायटोमिक के लिए और 6 पॉली एटॉमिक के लिए। सिंपल, ओके। तो स्पीड इज ओनली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो स्पीड कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर होगा। अब तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे, लिखो तीसरी हेडिंग लिखो, ह्यूमिडिटी। क्या बेटा, ह्यूमिडिटी लिखो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। वेरी इंटरेस्टिंग, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। लिखो नंबर 3, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखो आराम से समझो। ह्यूमिड एयर मतलब उसमें पानी, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। इफ एयर कंटेन मोर वाटर वेपर्स then air is said to be humid। तो वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है, अगर हवा में पानी ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे कि हवा ह्यूमिड है। कैसे ह्यूमिड है, तो आपको क्या लगेगा, अब हवा में पानी ज्यादा है मतलब डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, बिकॉज ड्राई एयर में पानी नहीं होता, ह्यूमिड एयर में पानी ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, और जिसकी डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज्यादा, ऐसे लग सकता है आपको। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी किसकी है, ह्यूमिड की। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा है मतलब उसमें स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर should be less than speed of sound in dry air। कैसे आया सर ये, भाई ह्यूमिड एयर मतलब उसमें पानी ज्यादा है मतलब उसमें डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो इस लॉजिक से जाओगे तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, तो ह्यूमिड की डेंसिटी ज्यादा है तो ह्यूमिड की स्पीड कम, लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। अभी प्रूफ करके बताता हूं, मान लोगे आप, डोंट वरी, ओके प्रूफ कर दूंगा। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा उसमें स्पीड कम, तो स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। यही वजह होती है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के तुरंत बाद आपको आवाज क्लियर सुनाई देते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो हवा ह्यूमिड होती है और ह्यूमिड एयर में जो स्पीड होता है साउंड का वो फास्ट होता है, ज्यादा होता है। तो सर हमें बताओ ये कैसे आया, हमें तो लगा कि अगर हवा ह्यूमिड है तो उसमें पानी ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये कैसे हुआ। देख लो, मान लो हमने कुछ पोर्शन उठाया, कुछ वॉल्यूम उठाया ड्राई एयर का, और सेम वॉल्यूम उठाया हमने, इतना ही वॉल्यूम उठाया हमने ह्यूमिड एयर का। तो ड्राई एयर में सिर्फ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के। तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो मोलार मास होता है वो होता है 29 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑल आर एयर पार्टिकल, इसका जो मोलार मास होता है, मोलार मास ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज 29 ग्राम पर मोल। ओके, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एयर मॉलिक्यूल का 29 ग्राम पर मोल। अब हमने क्या किया, ह्यूमिड किया, एयर को ह्यूमिड किया, मतलब इसमें कुछ पार्टिकल तो किसके हैं, एयर के हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल इसमें वाटर के हैं। किसके हैं, वाटर के हैं। अब
ये वाले पार्टिकल का जो मोलार मास है वो 29 ग्राम पर मोल है, लेकिन जो वाटर है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन का मोलार मास 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो 18 ग्राम पर मोल। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ अब 29 ज्यादा है या 18 ज्यादा है, 29 ज्यादा है ना, तो कुछ हल्के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल अंदर ऐड हो रहे हैं, मतलब कुछ हल्के मॉलिक्यूल अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ का नेट मास कम हो जाएगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम कैसे है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मुझे बताओ इसका मास ज्यादा होगा या इसका मास ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसका मास कैसे होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल 29 ग्राम वाले हैं और यहाँ पर कुछ हल्के मॉलिक्यूल हम अंदर मिला चुके हैं, तो इसका मास कम होगा, तो इसकी डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर कम होगी, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ज्यादा होगी। तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है। ठीक है, खत्म। ओके, सो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पढ़ी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ड्राई एयर में स्पीड कम होगी। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब और दो इफेक्ट रह गए, वो पढ़ेंगे। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, चौथा है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर, मोशन ऑफ एयर। अब इसके जो इफेक्ट है दो तरीके का हो सकता है। पहला, हमारा साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड v, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और हवा भी ऐसे ही बह रही है विथ वेलोसिटी v, ये है स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड, विंड मतलब हवा। तो जो साउंड का स्पीड हो जाएगा वो v प्लस w हो जाएगा। ओके, तो नेट स्पीड ऑफ साउंड, नेट स्पीड बढ़ जाएगा, नेट स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। अगर साउंड के डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है तो स्पीड साउंड का बढ़ जाएगा। और मान लो अगर ऐसे हो रहा है, ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड है और विंड का डायरेक्शन ऐसे है, तो नेट स्पीड घट जाएगी। ओके, नेट स्पीड घट जाएगी और v माइनस डब्ल्यू आएगा, v माइनस डब्ल्यू, बिकॉज एयर इज अपोजिंग द साउंड। तो अगर हमारे साउंड के डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है तो जल्दी आवाज सुनाई देगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस डब्ल्यू, कितनी हो जाएगी, v माइनस डब्ल्यू। अब लास्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मान लो हमारे पास तीन तरीके के साउंड है, 1, 2 एंड 3। इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 किलो हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 60 किलो, या सॉरी 30 हर्ट्ज मानेंगे, चलो किलो हर्ट्ज की तो सुनाई भी नहीं देगी ना, तो 60 किलो हर्ट्ज, और इसकी मान लेंगे 150 हर्ट्ज, 30, 60 और 150 हर्ट्ज। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की स्पीड क्या एयर में अलग अलग होगी, नहीं, सेम होती है। ओके ओके, फ्रीक्वेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड, नो इफेक्ट ऑन स्पीड। ठीक है, क्यों, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड सो एज वेवलेंथ, वेवलेंथ के चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड पे। तो स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है f लैम्बडा। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है f लैम्बडा हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट। तो छोटी बड़ी फ्रीक्वेंसी रहने दो, छोटा बड़ा वेवलेंथ रहने दो, हर वेवलेंथ हर फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम। अगर ऐसे नहीं होता तो वी कैन नॉट इंजॉय ऑर्केस्ट्रा, वी कैन नॉट इंजॉय ऑर्केस्ट्रा, अगर ऐसे नहीं होता। ओके, जो ऑर्केस्ट्रा मतलब जिसमें अलग अलग तरीकों के फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज अब सुनाई दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज कुछ देर बाद सुनाई दे रहा है, तो हम ऑर्केस्ट्रा एंजॉय कर सकते हैं क्या, नहीं, सब एक साथ सुनाई दे रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, हर फ्रीक्वेंसी की जो स्पीड है एयर के अंदर सेम होती है, हर वेवलेंथ की जो स्पीड है एयर के अंदर सेम होती है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन वेवलेंथ हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, चलो, तो ये 5 इफेक्ट हो गए, जल्दी से लिख लो, जल्दी से अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।
चलो तो लेट अस स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 एट एनटीपी। तो इन फिजिक्स हमेशा याद रखना एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड स्पेसिफिकेशंस आर टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर पास्कल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एनटीपी की कंडीशन है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट एनटीपी। तो एयर भी एनटीपी पर ही है और हाइड्रोजन गैस भी एनटीपी पर ही है। तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों में सेम है। इफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या बोल रहा है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज 1/16 टाइम डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर के अंदर की स्पीड पता है, स्पीड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इन हाइड्रोजन हमें डिटरमाइन करना है। स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर, कोई टेंशन नहीं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं स्पीड के। स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो या फिर अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा? कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा? द फॉर्मूला विल बी, देखो अब हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और एयर को भी हम डायटोमिक मानते हैं, तो दोनों के लिए गामा कैसे होगा? सेम होगा। प्रेशर विल बी सेम, तो बचा क्या? सिर्फ डेंसिटी। ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो क्या आएगा फॉर्मूला? तो स्पीड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इन एयर और स्पीड इन हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों को डिवाइड करो। स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर रूट एयर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी है? ओके, हाइड्रोजन की डेंसिटी की जगह क्या रख सकते हो? 1/16 डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर कैंसल। क्या आया? स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन हाइड्रोजन, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का 4। तो इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। तो स्पीड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स स्पीड इन एयर। तो स्पीड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स स्पीड इन एयर इज 332। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13। तो 1328 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो जैसे स्पेस अवेलेबल था उसको हमने एडजस्ट किया, 1328 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, एनटीपी का मतलब समझ में आ गया। फिजिक्स में एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फिजिक्स के अंदर? 273 केल्विन, 273 केल्विन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बल्क मॉडुलस फॉर वाटर इज 4000 MPa, मतलब मेगा पास्कल, मेगा मीन्स 10 to the power 6 पास्कल। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? चलो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड पता करनी है। तो हमें डेंसिटी पता है एयर की। एयर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ एयर इज, एयर की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ एयर इज 1000, सॉरी वाटर के बारे में पूछा ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ई बाय रो, और लिक्विड के लिए ई क्या होता है? बी। वाटर के लिए पूछा है ना, फॉर वाटर ई इज इक्वल टू बी। अभी एक गैसेस नहीं है, गामा बीमा कुछ नहीं आएगा इसमें। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो। तो बीटा कितना है बेटा? वाटर के लिए बीटा है 4000 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 1000। डेंसिटी कितनी? 1000। 1 2 3 1 2 3 कैंसल, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 to the power 6 का स्क्वायर रूट 10 to the power 3। तो आंसर आया 2000 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड। इतनी इसकी स्पीड होगी। तो साउंड की स्पीड लिक्विड में एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, बिकॉज वाटर इज और लिक्विड इज मोर इलास्टिक देन एयर। ओके,
अब उसके बाद थर्ड वन, फॉर अ साउंड वेव प्रोपगेटिंग इन अ गिवन मीडियम प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टेम्परेचर, वेलोसिटी वर्सेस प्रेशर, वेलोसिटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। ओके, गामा p बाय रो। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दूसरा फॉर्मूला है गामा r t बाय रो। This formula is better to find out relation. Why? Because it has only one variable, that is T, temperature. तो V directly proportional to root T. ठीक है, तो पहला ग्राफ कौन सा निकालेंगे? V वर्सेस T। तो इधर ले लेंगे हम स्पीड, इधर ले लेंगे हम टेम्परेचर। तो देखो, जब मेरा टेम्परेचर 16 है तो वेलोसिटी 4 आएगी, तो टेम्परेचर 16 तो वेलोसिटी 4, और जब टेम्परेचर 0 है तो वेलोसिटी भी 0। ओरिजिन से शुरू होगा, लेकिन ग्राफ विल बी मोर लीन्ड टुवर्ड्स द टेम्परेचर, मोर लीन टुवर्ड्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। ठीक है, अब अगर ये थर्ड ग्राफ देखें हम, ओके, v और रूट t का, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, तो ये ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, v और t का स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन v और t का लीन टुवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस। अब v और p का, तो जो स्पीड है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। बहुत चिल्ला चिल्ला के बॉम्ब मार के बताया वो मैंने आपका ऑलरेडी, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ गैस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, तो प्रेशर आप कितना भी वेरी करो स्पीड चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। प्रेशर आप बढ़ाओ घटाओ, स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, स्पीड सेम रहेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ो। ओके, तो अब ये लास्ट 4 प्रॉब्लम, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, फिर बाद में अपलोड में प्रॉब्लम आता है, इसलिए इस लेक्चर में ये 4 न्यूमेरिकल करेंगे और लेक्चर खत्म। देखो, 100 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ डेंसिटी इतनी और एंड मॉडुलस उतना इज क्लैंप्ड एट वन एंड। क्लैंप्ड एट वन एंड मतलब क्या किया, इसको ऐसे रिजिड सपोर्ट है और एक रॉड ऐसे हमने इसको टाइट कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ पर क्लैंप कर दिया इसके ऊपर, ठीक है ना, फिक्स कर दिया हमने इसको। ओके, तो वन एंड इज फ्री, एक एंड फ्री है। ओके, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है 10 टू द पावर 5, 10 इंटू 10 टू द पावर 4 मतलब कितना? 10 टू द पावर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका यंग्स मॉडुलस है 10 टू द पावर 11 पास्कल, या पास्कल को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्री एंड। ओके, अ लॉन्जिट्यूडनल पल्स इज जनरेटेड, तो हैमर फ्री एंड पे क्या किया हमने? हथौड़े से ऐसे इसको मारा, टन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ? एक पल्स जनरेट हुआ, यहां पर एक पल्स जनरेट हुआ, ठीक है ना। द पल्स इज जनरेटेड एट दिस एंड। तो अब ये पल्स ऐसे ट्रेवल करेगी थ्रू द रॉड और यहां से रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी। ओके, टेकन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिजिड एंड एट व्हाट टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द सेम पॉइंट। तो जहां से वो प्रोड्यूस हुई वहीं पर वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो जाएगी और वापस आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्पीड डिटरमाइन करेंगे रॉड में इस पल्स की स्पीड क्या होगी। तो जनरल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e बाय रो, एंड फॉर रॉड लाइक स्ट्रक्चर e विल बी y। तो स्पीड क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय रो। y इज यंग्स मॉडुलस, कई बुक में इसको गामा भी बोलते हैं, हमने y कंसीडर किया। y कितना है? 10 टू द पावर 11 और रो कितना है? 10 टू द पावर 5। तो प्लस 5 ऊपर जाके माइनस 5, 11 में से 5 गया, कितना बचा? 11 में से 5 गया 6 बचा, 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर रूट मतलब रेज टू 1/2, 2 3 जा, तो 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड इन दिस रॉड। तो स्पीड ले लेंगे हम, स्पीड ले लेंगे 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब पल्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? जाने में 1000 मीटर, सिंपल है ना, जाने में 1000 मीटर और आने में 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2000 मीटर। सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2000 मीटर और टाइम कितना है? टाइम कितना है? सॉरी, स्पीड कितनी है? स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 3 0 कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, 2 सेकंड, परफेक्ट। ओके, तो 2 सेकंड टाइम में पल्स जाकर वापस आ जाएगी। हो गया?
चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। मुझे बहुत पसंद है न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है। मेरे स्टूडेंट लाइफ में मुझे नहीं आते थे, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आ रहे होंगे तो अभी मैं पेट भर लेता हूँ सॉल्व करके, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। हमारे स्टूडेंट लाइफ में नहीं आते थे यार हमारे को ऐसे प्रॉब्लम। अभी तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए, 4G के बच्चे हैं सब, कैसे भी न्यूमेरिकल धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 तो ना बेटा 6 तो अंडर रूट ऑफ गैमा p बाय रो, p बाय रो के जगह हम रख सकते हैं RT बाय m, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर रखोगे तो स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गैमा RT बाय m। तो ये होती है स्पीड ऑफ साउंड फॉर हाइड्रोजन होगा तो गैमा हाइड्रोजन का रखना पड़ेगा, और आरएमएस स्पीड जो होती है हाइड्रोजन की दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और आरएमएस स्पीड ऑफ साउंड और आरएमएस स्पीड का रेशियो। तो ये इसको डिवाइड कर दो, तो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन से कैंसिल, कैपिटल R से कैंसिल, टेम्परेचर से कैंसिल, तो क्या है अंडर रूट ऑफ गैमा बाय 3। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा बाय 3। तो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गैमा। तो गैमा का फॉर्मूला होता है 1+2 बाय f, वेर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और f के 3 वैल्यूज याद करो, मैंने बताया था 3, 5 और 6। 3 किसके लिए, 3 होता है मोनो एटॉमिक गैस लाइक नियॉन, हेलियम। 5 किसके लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक SO2 NH3 कितना होता है 6। तो हाइड्रोजन कैसा है, डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए F कितना आएगा 2। तो गैमा ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1+2 बाय 5, बिकॉज हाइड्रोजन डायटोमिक है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। तो इधर 1, 5 1 जा 1, 1 1 जा 5, 7/5 गैमा ऑफ हाइड्रोजन कितना है 7/5। तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा की कितनी वैल्यू है, गैमा की वैल्यू है 7/5 होल डिवाइडेड बाय ये 3। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये आएगा 7/15 विच इज 100% करेक्ट। ओके, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 7th प्रॉब्लम और आखिरी में 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो 7B, ओके, मेरे पसंदीदा प्रॉब्लम है 7, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ वाटर इज ये है 5 × 10⁻⁵। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी स्ट्रेन। एट प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है, या प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिटरमाइन स्पीड इन वाटर, ठीक है, स्पीड इन वाटर पता करो, ऐसे बोला है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता करना है, कोई टेंशन नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ E बाय रो। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर वाटर। E is replaced by B. B is bulk modulus. तो speed V is equal to under root of B by rho. Okay. So what is bulk modulus? Bulk modulus is volume stress divided by volume strain. So how much is volume stress? Change in pressure or normal pressure divided by volume strain. Okay. Volume stress is change in pressure or pressure, normal pressure 10⁵ whole divided by स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है 5 × 10⁻⁵ -5 ऊपर जाके +5, ऑलरेडी +5 है, तो ये आएगा 1/5 × 10⁵ × 10⁵ दैट इज 10⁻10। सो ये आया हमारा बीटा, ये आया बीटा। अब डेंसिटी कितनी होती है पानी के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब कितना 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वी हैव डेंसिटी, वी हैव बल्क मॉडुलस, वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्पीड। तो स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस कितना है, बल्क मॉडुलस है 1/5 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 10⁻3,
10⁻3। तो +3 ऊपर जाके -3, ठीक है ना, +3 ऊपर जाके -3, तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। तो क्या बचेगा? दैट विल बी √10⁻7 डिवाइडेड बाय 5, बराबर ना, ऊपर +3 -3 हो गए, 10 में से 3 के 7। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कहाँ पर लिखो, यहाँ पर बैठ जाएगा। चलो 10⁻7 को मैं लिखता हूँ 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 1, 5 2 10, तो 2 का स्क्वायर रूट 1.41 और 10⁻6 का स्क्वायर रूट 10⁻3 मीटर पर सेकंड। 1.41 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड, देखो परफेक्टली मैच हो रहा है, लिख लो। चलो ठीक है, अब बचता है लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। इसमें थोड़े से कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रख दिया। ये हो गया हमारा, चलो खत्म, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? एट व्हाट टेम्परेचर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंक्रीज बाय 2% इन कंपैरिजन विद स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेट दैट टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस विल बी V at T डिग्री सेल्सियस और V at 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोल रहा है? T डिग्री सेल्सियस पे V डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन से 2% से बढ़ना चाहिए। 2% से बढ़ना मतलब 102% होना। कोई चीज अगर 2% से बढ़ रही है तो ऑलरेडी 100 थी, उसमें 2 ऐड करो, 102% हो जाएगी। तो स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस विल बी 102%, 102% ऑफ V एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 102% मतलब 102 डिवाइडेड बाय 100 V एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो V एट T डिग्री सेल्सियस इज 102। अब 2% बढ़ रहा है मतलब 102%, 3% बढ़ रहा है मतलब 103%, 10% बढ़ रहा है मतलब 110%। तो हमें टेम्परेचर डिटरमाइन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? देखो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, T + 273 डिवाइडेड बाय 0 + 273, ठीक है। तो VT बाय V0, VT बाय, अब ये V0 को इधर शिफ्ट कर लो, V एट 0 डिग्री सेल्सियस ये आता है 102 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब इसको सेपरेट डिवाइड करो, T डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273, ओके। तो ये 273 कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 102 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T बाय 273 प्लस 1, ठीक है, ओके। अब इसको कैंसिल करो, क्या आएगा? 2 5 × 10, 2 1 × 1, 2 5 × 2 0। तो इसका स्क्वायर करो, 51 का स्क्वायर क्या आएगा? 51 × 51, 1 5 5 25, आपको तो याद होगा ना यार, 1 5 और 10 0, 5 और 1 6 और ये 2, तो ये कितना आया? 2601 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर 2500, ये +1 इधर आके -1 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय 273, ओके। अब क्या करेंगे? इस 1 को 2500 डिवाइडेड बाय 2500 लिखेंगे। तो T बाय 273 इज इक्वल टू बेस सेम 2500, ऊपर कितना बचा? 2601 माइनस 2500। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 0, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 0 डिवाइडेड बाय 2500 T डिवाइडेड बाय 273। इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज इक्वल टू 101 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल करेंगे, एक इधर यूज करेंगे, एक इधर यूज करेंगे, ये हो जाएगा 10.1 इंटू 27.3 डिवाइडेड बाय 25। 5 5 are 25, 5 5 are 25, 26 27 2 5 20 5 30, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45। तो 10.1 को 1.09 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस।
कितना है 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। थक गए और मैं बहुत। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।